नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हरियाणा पंचायत में। आज हम बात करने जा रहे हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट के यहाँ के इतिहास की और यहाँ के समीकरण की। यहाँ के राजनीतिक इतिहास की बात करेंगे, यहाँ के हम राजनीतिक समीकरण की बात करेंगे कि कब कौन जीता था, किस साल में चुनाव हुए थे, उस समय कौन आगे रहा था। लेकिन एक सवाल ये आप लोगों से है कि महेंद्रगढ़ का नाम जो है पहले कभी कानोड़ हुआ करता था। कानोड़ कनौड़िया ब्राह्मणों द्वारा ये आबाद की जाने वाला शहर है। तो ये कानोड़ से इसका नाम महेंद्रगढ़ कैसे पड़ा, इसका इतिहास का क्या है, इसके बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वरना वीडियो के अंत तक बने रहे। हम आपको इसका इतिहास भी बताएंगे, साथ ही यहाँ के राजनीतिक इतिहास और यहाँ के समीकरण की बात बताएंगे। और आपको एक खास बात बताएं कि 1971 में जो ये सीट सबसे वीआईपी सीट बन गई थी, इसका कारण क्या था ये भी आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट के जातिगत गणित की। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे कुल मतदाता कितने हैं। कुल मतदाता है 2,15,220 यहाँ पे कुल मतदाता है। वहीं इस सीट पर एससी एसटी वोटर्स की बात करें तो एससी वोटर जो है 36,953 है, 70.1%। वहीं एसटी वोटर जो है वो 0 है। तो यहाँ पे एसटी वोटर्स काफी मायने रखते हैं, क्योंकि 17% की यहाँ पे उनकी आबादी है। वहीं बात करें अगर ग्रामीण और शहरी वोटर्स की, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ग्रामीण वोटर्स हैं वो 1,91,352 यानी 89% है। वहीं शहरी वोटर जो है 23,867 यानी 12% है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रामीण मुद्दों पे ज्यादा जोर रहेगा, यानी खेती किसानी से जुड़े लोगों पे, आंगनवाड़ी पे, पंचायत पे, यहाँ पे ये चीजें काफी मायने रखेंगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या अन्य कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो। अगर हम बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ में जो है कुल मतदान कितना हुआ था, तो वो था 73.26%। यहाँ पे 73.26% कुल मतदान हुआ था। और इस साल हो सकता है कि संख्या और बढ़ जाए। अगर हम महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें कि किस साल में किस पार्टी को कितने वोट मिले, कितना वोट शेयर रहा, इससे एक अंदाजा लग जाता है कि आने वाले टाइम में जो जनता का मूड है वो किस तरफ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2009 का विधानसभा चुनाव आता है, कांग्रेस का वो मिलते हैं वोट शेयर 37.77%। तो वहीं बीजेपी का वोट शेयर रहता है 32.9% का। कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन कांग्रेस आगे रही थी। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल का रहता है 8.8%। वहीं कुलवीर सिंह को 13% लोगों का साथ मिलता है। 2014 के चुनाव में आंकड़े बदलते हैं, पूरे देश के साथ यहाँ के भी आंकड़े बदलते हैं। कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान होता है, 35.22% पे पहुंच जाती है। वहीं बीजेपी को फायदा मिलता है, 59.9% पे पहुंच जाती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पे देखिए कि सबसे गौर करने वाली बात है कि जब 2019 का विधानसभा चुनाव आता है, कांग्रेस फिर से थोड़ा सा पीछे होती है, 32.4% पे पहुंच जाती है। वहीं सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होता है, 25.3% पे पहुंच जाती है। वहीं इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय प्रत्याशी सतदीप सिंह को 23.1% मिलता है, जेएनजेपी को 8.5%। गौर करने वाली बात है कि 2014 में भी यहाँ पे हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, 2019 के चुनाव में भी यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। इसके बावजूद यहाँ पे लोगों ने बीजेपी से किनारा किया और 59.9% से 25 तक उनका वोट शेयर पहुंच गया, यानी कि आधे से ज्यादा का नुकसान हुआ। अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा चुनावों पे यहाँ क्या स्थिति रही थी। तो 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो है कांग्रेस का वोट प्रतिशत था 16.2%, इंडियन नेशनल लोकदल का 28.2%, वहीं एचजीसीबीएल का 43.72%, बहुजन समाज पार्टी का 7.5%, बीजेपी का 0 था। हरियाणा के कई सीटों पर ऐसा रहा है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में, 2009 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी काफी पिछड़ी रही, लेकिन 2014 में उन्होंने जिस तरह से अपने आप को बनाया, जिस तरह अपने आप को निखारा, उसके बाद आंकड़े भी सुधरे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हल्का सा नुकसान देखने को मिलता है, 16 से 12.17% पे पहुंच जाती है। वहीं बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता है, 46.5% पे पहुंच जाती है। इंडियन नेशनल लोकदल जो है 35.62% पे, यानी कि बीजेपी को और इंडियन नेशनल लोकदल को फायदा मिला, कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। 2019 के लोकसभा चुनावों की बात कर ले तो कांग्रेस को वोट शेयर मिलता है 21.4%, बीजेपी का रहता है 67%, जेएनजेपी का 7.21%। अब यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है 2019 के चुनाव, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। अगर हम लोकसभा चुनाव में बात करते हैं तो जनता ने यहाँ पे 67% जनता ने जो है बीजेपी को चुना, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनावों में 25.3% लोगों ने ही बीजेपी को चुना। तो ये देखिए, जब केंद्रीय राजनीति की बारी आई तो लोगों ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट दिया, लेकिन जब क्षेत्रीय राजनीति, राज्य की राजनीति की बात आई तो लोगों ने यहाँ पे प्रत्याशी को चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पिछले 6 बड़े चुनावों की हम बात करते हैं। पिछले 6 बड़े चुनावों में जो है बीजेपी 3 बार आगे रही, एचजीसीवेल 1 बार आगे रही, कांग्रेस जो है 2 बार आगे रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहेगी कि 2 को बढ़ाकर 3 किया जाए, वही बीजेपी चाहेगी कि 3 को बढ़ाकर 4 किया जाए और चौका लगाया जाए। अब महेंद्रगढ़ विधानसभा चुनाव के विजेताओं और उपविजेताओं, यानी कि किस साल कौन जीता था, अगर हम उस इतिहास को देखें तो आप देखेंगे कि 1967 का जब चुनाव हुआ था, जब हरियाणा बना था पंजाब से अलग होके, उस समय निर्दलीय प्रत्याशी एस सिंह जीते थे, 9,558 वोट मिले। वहीं आर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको 8,636 वोट मिले, जीत का अंतर रहा था 922 का। 1968 के चुनाव में हरि सिंह जो है
या विशाल हरियाणा पार्टी के बैनर तले वोट चुनाव लड़ते हैं। 11,246 वोट मिलते हैं और नरेंद्र सिंह को यानी कांग्रेस प्रत्याशी को 6,623 वोट मिलते हैं। 4,623 वोटों का अंतर रहता है। 1972 में निहाल सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी 27,622 वोट मिलते हैं। वही हरि सिंह विशाल हरियाणा पार्टी के प्रत्याशी को 14,440 वोट मिलते हैं। 13,182 का अंतर रहता है। हरि सिंह जो 1968 का चुनाव जीते थे वो 1972 में आके हार जाते हैं। 1977 के चुनाव में डाली सिंह विशाल हरियाणा पार्टी के प्रत्याशी को 25,091 वोट मिलते हैं और जीतते हैं। वहीं जेएनपी के रामविलास शर्मा को 22,933 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर रहता है 2158 का। 1982 का चुनाव आता है। रामविलास शर्मा ऐसे जीत कर दर्ज करते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी 34,096 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दलीप सिंह को मात्र 25,735 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर रहता है 8,361 का। 1987 में रामविलास शर्मा एक बार फिर से जीत दर्ज करते हैं। बीजेपी का जो है झंडा लहरा देते हैं। 4,481 वोट मिलते हैं। वहीं हरि सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं उन्हें 17,049 वोट मिलते हैं। 27,432 वोटों का अंतर रहता है। 1991 के चुनाव में रामविलास शर्मा एक बार फिर जीत दर्ज करते हैं, यानी कि हैट्रिक बना लेते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी 18,039 वोट मिलते हैं। दलीप सिंह को हार मिलती है। हरियाणा विकास पार्टी के 16,413 वोट मिलते हैं। 1626 जीतों का अंतर रहता है। 1996 के चुनाव में रामविलास शर्मा पर फिर जनता भरोसा करती है बीजेपी प्रत्याशी पर। 19,015 वोट मिलते हैं। दान सिंह को जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होते हैं 15,307 वोट मिलते हैं। 3708 वोटों का अंतर रहता है। जो दान सिंह 1996 में चुनाव हार गए थे वो 2000 में जीत दर्ज करते हैं, लेकिन कांग्रेस के बैनर तले। ये ध्यान देने वाली बात है। वही रामविलास शर्मा जो लगातार 4 चुनाव जीतते आ रहे थे वो यहाँ पे उनको हार का सामना करना पड़ता है। 68,472 वोट मिलते हैं। वही बीजेपी प्रत्याशी रामविलास शर्मा को 29,622, जीत का अंतर रहता है 38,850 का। 2005 में फिर से दान सिंह जो जीत दर्ज करते हैं, कांग्रेस का झंडा एक बार फिर से यहाँ पे लहराता है। 59,128 वोट मिलते हैं। बीजेपी प्रत्याशी रामविलास शर्मा को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ता है। 38,489 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर काफी बड़ा था 20,649 का। 2009 में दान सिंह एक बार फिर से कांग्रेस को एक जीत दर्ज करवाते हैं। यहाँ पे कांग्रेस के नाम पे एक रिकॉर्ड बनता है। साथ ही दान सिंह के नाम पे रिकॉर्ड बनता है कि वो 3 बार लगातार चुनाव जीतते हैं। 42,286 वोट मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रामविलास शर्मा को 36,833 वोट मिले। जीत का अंतर काफी कम था, यानी कि टक्कर देखने को मिली थी। 2009 में 5,453 जीत का अंतर रहा था। 2014 के चुनाव में रामविलास शर्मा एक बार फिर से जीत दर्ज करते हैं, कमबैक करते हैं, बीजेपी की वापसी करवाते हैं। 83,724 वोट मिलते हैं। वहीं दान सिंह राव को 49,233 वोट। जीत का अंतर काफी बड़ा था 34,491 का। 2014 के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में आंकड़े फिर से पलटते हैं। राव दान सिंह जो हार गए थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार जीत दर्ज करते हैं। 46,478 वोट मिलते हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रामविलास शर्मा को 36,258 वोट मिलते हैं। 10,220 का अंतर आता है। तो आप देखेंगे कि 1996, 2000, 2005, 2009, 2014, 2019 यानी लगातार 6 से 7 चुनावों में 2 ही नाम यहाँ पे चले, एक दान सिंह, राव दान सिंह और दूसरे रामविलास शर्मा, यानी कि इन दोनों के बीच में टक्कर देखने को मिली थी। अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या फिर से राव दान सिंह पर ही भरोसा जिताती है और बीजेपी क्या फिर से रामविलास शर्मा को ही टिकट देती है। तो ये था महेंद्रगढ़ विधानसभा का चुनावी इतिहास। हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि महेंद्रगढ़ जो जगह है उसका नाम पहले कानून के नाम पे रखा गया था, फिर इसका नाम कैसे महेंद्रगढ़ पड़ा। तो इसके पीछे एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि बाबर का एक सेवक था जिसका नाम था मलिक महदूद खान। ये नाम याद कर लीजिएगा, मलिक महदूद खान। इसने इसको बसाया था शहर को। और 17वीं शताब्दी में ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया। 1861 में यहाँ पर आकर 1861 में जो है पटियाला रियासत के शासक हैं महाराजा नरेंद्र सिंह, वो इधर आते हैं और उन्होंने क्या किया कि नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर इस किले का नाम रख दिया, जिसके बाद से इस जगह को महेंद्रगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। तो ये था कि काकोड़िया ब्राह्मणों द्वारा जो आबाद किया गया शहर था वो एक राजा के बेटे के नाम पे, उसके नाम पे किला रखा गया और वहां से फिर महेंद्रगढ़ इस जगह का नाम पड़ा और इसी से हम लोग जानते हैं। इसके साथ ही हमने एक सवाल और दिया था कि 1971 में ये सीट जो है वीआईपी सीट क्यों बनी थी। तो इसका जवाब ये है कि 1971 में ये सीट वीआईपी सीट इसलिए बनी क्योंकि स्वतंत्रता के महान नायक राव तुलाराम के वंशज राव बीरेंद्र सिंह तब पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे। नाम याद कर लीजिएगा, राव बीरेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव लड़े। इसके बाद राव बीरेंद्र सिंह जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद से तो ये सीट खुद मैदान में उतरने या बेटे के मैदान में उतरने के कारण हर बार चर्चित रही है। तो ये था महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट के इतिहास, यहाँ का समीकरण। ऐसे ही तमाम जानकारी हम आपके सामने लाते रहेंगे, ऐसी रोचक फैक्ट्स आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपके पास भी अपने सीट से जुड़े या अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कोई इतिहास है, कोई तथ्य है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। तब तक हरियाणा पंचायत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।